हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स की दुनिया। और अभी तक हमारी 2 वीडियोस हमने बना ली हैं और हमारे चैप्टर में क्या क्या कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड था, एंड देन हमने बुक कीपिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़े। और आज हम अकाउंटिंग से रिलेटेड लाइक उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी लिमिटेशंस या एडवांटेजेस वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं और उसको बेसिक क्लियर नहीं, तो वो जाकर के मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उससे उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। और ये वीडियो केवल क्लास 11th के बच्चों के लिए ना होकर के जो जो क्लास के बच्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिल्कुल बेसिक से कवर की गई है। ओके, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की। अभी तक हमने बात करी थी कि अकाउंटिंग क्या होता है, तो उसमें 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि हम रिकॉर्ड करते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं, हम समराइज करते हैं डाटा को, एंड देन हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, और उसके बाद हम कम्युनिकेट करते हैं उसको। ठीक है, अगर हम कम्युनिकेट करने की बात करें तो हमारे कुछ यूजर्स होते हैं जिनको उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, उनके संग हम उस डाटा को कम्युनिकेट करते हैं। ओके, अब अकाउंटिंग जो प्रोसेस हमने इतना सारा किया, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आखिर हमें क्यों करना पड़ रहा है अकाउंटिंग। तो उसके लिए सबसे पहला क्या है, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। हमें क्यों करना पड़ रहा है, जिससे कि हम क्या कर पाए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना पाए, इसके लिए हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। फिर सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो है असर्टेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। आपको अगर पता करना है कि आपके बिजनेस को, आपकी फर्म को कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। एंड देन अगर आपको पता करना है आपकी फर्म या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो आपको क्या बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, वो भी एक अकाउंटिंग का ही प्रोसेस है। ठीक है, एंड देन आपको पता करना है असिस्टिंग द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए क्या काम होता है, क्या मदद, किससे मदद मिलती है, अकाउंटिंग से मदद मिलती है। जो भी आप उससे एनालिसिस कर रहे हो, उससे डाटा पता कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, उन सारी प्रोसेस से मैनेजमेंट को बहुत हेल्प मिलती है। कुछ चीजों में डिसीजन लेने में, या बहुत सारी चीजें होती है जो फर्म से रिलेटेड होती है, वो सब करने के लिए। तो उसके बाद है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। जो मैंने आपको बताया कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं, जो भी रिजल्ट्स हमें पता चलते हैं, उनको कम्युनिकेट किया जाता है किससे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स से। ठीक है, और अगर आपको मैनेजमेंट के बारे में भी चीजें पढ़नी है या फिर बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड वीडियोस भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो फिर मैं उसको भी अपलोड करूंगी। ओके, ठीक है, तो अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एक चीज आप गौर कर रहे होंगे, अभी तक हमने जो चीजें भी पढ़ी है ना, वो सारी चीजें अकाउंटिंग जो है, सारे टर्म्स 4-5 चीजों के चारों ओर ही घूम रहे हैं। वो कि आप डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हो, आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो, या जो सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई हैं। ठीक है, तो अभी इसमें भी आप देखोगे उसके फंक्शंस क्या हैं। अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, तो फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन है कि हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। देखिए, हमने अभी क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव में सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तो बनाने के लिए अकाउंटिंग करते हैं, और यहाँ पे हम फंक्शन में क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाते हैं। उसके बाद सेकंड और थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए। यही दोनों चीजें पता करने के लिए क्या काम किया जाता है, प्रिपरेशन की जाती है किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ओके, उसके बाद क्या है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। मतलब आपकी कोई भी अगर लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, किससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जैसे कोई भी टर्म्स, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, आपको कोई टैक्स पे करना है, वॉट एवर जो भी है, तो किसी भी तरीके का जो भी है, ठीक है, उन सब के लिए आप अकाउंटिंग यूज कर सकते हो। अकाउंटिंग डाटा से आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है। फिर है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। जो जो बिजनेस एसेट्स हमारी बिजनेस में हैं, उन सब का डाटा जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम अपने पास रखते हैं। तो जो भी चीजें आपके पास रिटर्न फॉर्म में होती है, तो आपको उनकी सारी नॉलेज होती है। ठीक है, सारे प्रूफ्स होते हैं, सारे एविडेंसेस होते हैं, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो किसी भी जो भी अनयूजुअल एक्टिविटी है उससे। ओके, फिर फिफ्थ नंबर पे आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये सेम थिंग है कि मैनेजमेंट को असिस्ट करने में मदद मिलती है, मैनेजमेंट
को असिस्ट करना अकाउंटिंग का एक काम है। उसके बाद है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा। ओके, फिर है स्टुअर्डशिप, ये किससे रिलेटेड है? ये असिस्टेंस टू मैनेजमेंट से रिलेटेड है, लगभग उसी के जैसा होता है। फिर हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? ठीक है, आपने अभी पढ़ लिया कि हमने अकाउंटिंग क्यों करनी है, फिर हमने पढ़ लिया कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है या अकाउंटिंग में क्या किया जाता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ठीक है अकाउंटिंग हम कर तो रहे हैं लेकिन उससे क्या फायदा है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, हमारा क्या फायदा है कि हमें सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, किससे रिलेटेड? बिजनेस से रिलेटेड। इसलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अगर आप अकाउंटिंग नहीं करोगे तो आपके पास सारा डाटा आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहेगी, है ना। सेकेंड नंबर पे असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। फिर थर्ड नंबर पे रिप्लेसेस मेमोरी। अगर रिप्लेसेस मेमोरी की बात करें तो इसमें ये वो क्या, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अकाउंटिंग नहीं करते हो तो आपको सारा डाटा क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आप याद करोगे तो कब तक याद करोगे? क्या ट्रांजेक्शन याद करोगे? 10-12 याद कर लोगे, पूरा 1 साल के ट्रांजेक्शन नहीं याद कर सकते ना। एक दिन के लिए अगर आपका मान लो बड़ा बिजनेस है तो आप एक दिन के ट्रांजेक्शन नहीं याद कर पाओगे। तो इसने क्या किया, जब पहले अकाउंटिंग करते थे लोग तो सारी चीजें याद रखनी पड़ती थी, अब जब अकाउंटिंग करते हैं तो क्या है, उसने मेमोरी को रिप्लेस कर दिया, तो आपको सारी चीजें मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर है फैसिलिटेट्स कॉम्परेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब है कंपेयर करना, किसको? अपने बिजनेस को किसी और बिजनेस से कंपेयर करना, या फिर अपनी ही बिजनेस कंडीशंस को अपनी प्रीवियस कंडीशंस के साथ कंपेयर करना। आप क्या करो, इस साल जो भी करंट ईयर की आपकी कंडीशंस है आप उसको क्या कर रहे हो, प्रीवियस जो कंडीशंस है उनसे कंपेयर कर रहे हो, उनसे देख रहे हो कि अगर आपने कोई चेंज किया है या फिर नहीं किया है, या फिर कोई पॉलिसी लाई है, कोई एक्टिविटी की है या कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, तो उसका इफेक्ट आपके बिजनेस से पॉजिटिव पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो ये सारी चीजें किससे पता चलती है? कंपैरेटिव स्टडी से पता चलती है। तो अकाउंटिंग आपको इसमें भी हेल्प करता है। उसके बाद है फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी है तो उसका सेटलमेंट करने के लिए अकाउंटिंग हेल्प करता है। ठीक है, फिर है फैसिलिटेट्स लोन। अगर आपको लोन चाहिए, ठीक है, होता है बिजनेस में कि लोन चाहिए होता है, सारे इतना मतलब किसी भी ओनर के पास इतने रुपए नहीं होते, अच्छे कुछ शेयर होल्डर होते हैं, वेंचर होल्डर्स होते हैं, वही होता है ना कि आप पब्लिक से भी कुछ रुपए लेते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी कुछ रुपए लेते हो, तो वो आपको अकाउंटिंग उसमें भी मदद करती है, क्योंकि अगर आपने अकाउंटिंग की हुई है तो आपकी जो मतलब कंडीशन है, जो पोजीशन है, वो आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सामने, जिससे भी आप लोन ले उसके सामने। तो वो चेक करेगा आपकी कंडीशन क्या है, क्योंकि उसको भी देखना होगा ना कि आप उसका इंटरेस्ट वगैरह टाइम पे पे करोगे, तो उसके लिए अकाउंटिंग हेल्प करता है। एविडेंस इन कोर्ट। अगर आप किसी भी तरीके से कोई बात आ जाती है, कोई केस हो जाता है आपके बिजनेस पे, आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, तो आप अपने अकाउंटिंग को एज अ एविडेंस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो वैलिड होता है। फिर है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर वैसे तो जो बिजनेस है, हम आगे पढ़ेंगे बिजनेस के कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, लाइक कोई कंसर्न क्या प्रिंसिपल, उसमें हम क्या पढ़ते हैं ना कि हम कभी भी ये मान के नहीं चलते कि हमारा बिजनेस 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, हम ये मान के चलते हैं कि हमेशा चलेगा बिजनेस। तो वो बोल रहे हैं कि अगर मान लो बाई चांस इन केस अगर आपको अपना बिजनेस सेल करना पड़ रहा है तो आप उसका परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, जो वैल्यू आपको बिजनेस सेल करने के बाद मिलती है, तो उस वैल्यू को डिसाइड करने के लिए कि वो रिलायबल वैल्यू हो, आप क्या कर सकते हो, अकाउंटिंग का सहारा ले सकते हो। एंड देन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो बहुत पता ही है सबको कि आप मैनेजमेंट को भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है, अकाउंटिंग में सारी चीजें ऑलरेडी, तो आप उसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े, हमने फंक्शंस पढ़े, हमने एडवांटेजेस पढ़े, बट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ कोर्स। सो अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहले लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। जरूरी नहीं है आप अकाउंटिंग में सारा डाटा रिकॉर्ड करते हो, लेकिन सारी चीजें नहीं रिकॉर्ड होती, कहीं ना कहीं पे कुछ चीजें हैं जो रिकॉर्ड नहीं सकती। जैसे कि आपने क्या किया, आपने डेप्रिसिएशन, कोई एसेट, ठीक है, उसकी यूज होने पे उस एक लिमिटेड रेट पर या फिर किसी भी मेथड से उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, तो एक टाइम के बाद क्या होता है ना, आप जब आगे डेप्रिसिएशन पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो डेप्रिसिएशन लगने के बाद एक टाइम पे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। बट ऐसा कोई भी एसेट नहीं है जिसकी वैल्यू 0 है। एज अ स्क्रैप तो हम उसको सेल कर ही सकते हैं, तो कुछ तो हमें मिलेगा। तो जब अगर मान लो मशीनरी है, हम उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन होता है एक
जैसे मैं बताती हूँ 55,000 की मान लो आपने प्लांट लिया ये मशीन। अब उस पर क्या निकला, आपने जो भी आपने कैलकुलेट किया आपका निकला कि 100 रुपीज ईयर या मंथ के अकॉर्डिंग आपका क्या हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो 55,000 में से 100 रुपीज पर मंथ है, पर ईयर है, जो भी आप उसे माइनस करते जाओगे उसकी नेक्स्ट वैल्यू बचेगी, फिर उसमें से आप माइनस करोगे। तो एंड देन क्या होगा, एक टाइम के बाद एक जो मशीनरी है या जो भी चीज है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन किसी भी कंडीशन में एट द एंड इन रियलिटी वैल्यू जीरो नहीं होती, आप उसको एज अ वेस्ट मटेरियल सेल कर सकते हो, ठीक है। तो वही वो बोल रहे हैं, अब अगर आप उसको सेल करोगे तो आप उसको अकाउंटिंग में नहीं दिखाओगे, क्योंकि एज अ अकाउंटिंग प्रोसेस इन अकाउंटिंग प्रोसेस उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है, ठीक है। तो यानी कि वो रुपए आप कहीं नहीं दिखाओगे। तो वही चीज बोली गई कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, जरूरी नहीं है जो उसमें दिखा रहा है वो एग्जैक्ट है। सेकेंड है, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू, सॉरी। तो बोल रहे हैं कि वो जो है ना वो रियलाइजेबल वैल्यू इंडिकेट नहीं करता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। फिर उसके बाद है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। मतलब अगर आप क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो क्वांटिटी या नंबर से मेजर ना की जा सकती है और आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। जैसे कि क्या हो सकता है, अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, आपके एम्प्लॉयज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा टीम वर्क दिखा रहे हैं, उससे आपके बिजनेस को फायदा हो रहा है या जो भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो चीज अकाउंटिंग में नहीं दिखाई जाएगी। अकाउंटिंग केवल क्वांटिटेटिव मैटर्स को ही इंक्लूड करती है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना जो मनी टर्म्स में डिफाइन हो सकते हैं, किसी का नेचर तो मनी टर्म्स में डिफाइन नहीं हो सकता ना, तो इसलिए उसे अकाउंटिंग में इग्नोर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद है फोर्थ नंबर पे, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। मतलब अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग प्राइस लेवल चेंजेस, मतलब जो भी किसी गुड्स या सर्विसेज में जो भी चेंजेस आ रहे हैं किसमें, प्राइस में, तो उसको अकाउंटिंग पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। अकाउंटिंग किस चीज को फॉलो करती है, अकाउंटिंग ये मानकर चलती है कि जो वैल्यू हमने जब भी कोई असेट लिया था या कोई भी चीज ली थी, तो उस टाइम उसकी जो वैल्यू थी वही उसकी वैल्यू रहेगी लाइफ टाइम तक, जब तक वो है, ठीक है। अब चाहे आपने वैल्यू 4 साल पहले, आपने कोई भी असेट 4 साल पहले खरीदा था, उसकी 55,000 या 60,000 वैल्यू थी, तो जो बुक वैल्यू यानी कि जो बैलेंस शीट में नोट हो गई उसको क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू या फेस वैल्यू। तो वो चीज जो नोट हो गई वही उसकी लाइफ टाइम वैल्यू, चाहे 4 साल बाद उसकी वैल्यू 70,000 हो जाए या 50,000 हो जाए, लेकिन हम क्या मान के चलेंगे, हम 60,000 ही मान करके चलेंगे। तो वो जो चेंजेस हैं प्राइस लेवल में उसको बिल्कुल इग्नोर मानती है क्या, अकाउंटिंग। फिर फोर्थ नंबर पे आता है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो कंडीशंस को, बिजनेस को, लाइक आप दिखा कुछ और रहे हो और है कुछ और। आप पूरी कोशिश कर रहे हो बिजनेस कंडीशंस को अच्छा दिखाने की, जिससे आपके बिजनेस की जो छवि है वो अच्छी बनी है, तो उसको क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं, ओके, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा जो है ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उसके बाद बहुत सारा थैंक यू कि आपने इसको लास्ट तक देखी। ओके।